आज जहां सबसे पहले ईरान में मोसाद के मिशन यूरेनियम से आपको हम खबरदार करेंगे, क्योंकि सीज फायर के बाद यह प्रश्न सस्पेंस की शक्ल में बढ़ता जा रहा है। ईरान का 10 परमाणु बॉम्ब बनाने में सक्षम 400 किलो यूरेनियम कहां गया? इसके बाद हम आपको खबरदार करेंगे कि क्या ट्रंप के दोनों हाथों में लड्डू हैं। चाहे युद्ध का फायर हो या फिर युद्ध के बाद सीज फायर, फायर केवल ट्रंप का है। और फिर आपको खबरदार होना है, क्योंकि हमारे देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक हवाई जहाज को तो टेक ऑफ से ठीक पहले तब रोक दिया गया जब उसके घिसे हुए पहियों पर नजर गई। आप अंदाजा लगाइए कितना कितना खतरनाक है। लेकिन आइए खबरों की शुरुआत हम दुनिया की सबसे बड़ी सस्पेंस भरी खबर से कर रहे हैं। कहां गया खामेनेई का 400 किलो यूरेनियम? 22 जून को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। आपको भी याद होगा कि ट्रंप ने कितने नाटकीय अंदाज में इसे अपनी जीत बताया था। अपनी और अमेरिकी सेना की खूब जमकर तारीफ की थी, लेकिन अमेरिकी मीडिया में पेंटागन की रिपोर्ट का हवाला देकर ट्रंप के दावों पर प्रश्न उठा दिए गए। दावा हुआ कि अमेरिकी हमले में ईरानी परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने यह कहकर सस्पेंस को चिंता भरा बना दिया कि 10 एटॉम बम बनाने योग्य 400 किलो संवर्धित यूरेनियम गायब हो गया है। तो बड़ी खबर इस बीच ये है कि अमेरिकी मीडिया के दावे को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रद्द कर दिया है। कहा है कि B-2 बॉम्बर के हमले से ईरान के परमाणु ठिकानों का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है, जिससे वो अनुपयोगी हो गया। लेकिन इन सारे दावों के बीच अब भी 400 किलो यूरेनियम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। و برنامه صلح‌آمیز هسته ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. ईरान की संसद में अमेरिका के खिलाफ दिख रहा ये जोश क्या इस बात का सबूत है कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह नहीं कर सका? तेहरान की सड़कों पर मन रहा ये जश्न क्या ये बता रहा है कि अमेरिका ईरान को लेकर अपने मिशन में नाकाम रहा है? ईरान और इजराइल में सीज फायर का श्रेय लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं B-2 बॉम्बर की बमबारी से ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए और ईरान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो युद्ध चलता रहता। डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान में अपने ऑपरेशन को 100% कामयाब बताते हैं, वहीं अमेरिकी मीडिया हाउस CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ये दावा एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीनों से पिछड़ गया है और ये पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ। फोर्डो में ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र पर अमेरिकी हमले के बाद से सवाल उठ रहे थे, क्या अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो गया? इन सवालों को अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट ने और ताकत दी है। वहीं इन सवालों ने डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर दिया, जो इसे अमेरिकी सेना की बड़ी कामयाबी बताते थक नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु केंद्र को कम नुकसान वाले दावों को फर्जी करार देते हैं। उनके मुताबिक ये इतिहास के सबसे सफल सैन्य अभियान को बदनाम करने का हिस्सा है। लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट की तरह अमेरिकी ABC न्यूज ने इजरायली सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमलों का नतीजा संतोषजनक नहीं है। 2 इजरायली सूत्रों में एक ने फोर्डो में कम नुकसान की जानकारी दी और कहा कि वहां का नतीजा सच में अच्छा नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात साबित करने में लगे हैं कि उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से सालों पीछे धकेल दिया। अपनी बात को वजन देने के लिए ट्रंप ने मीडिया के सामने अपने रक्षा मंत्री से भी बयान दिलवाया। अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरह ही उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी इसी तरह का दावा किया। लेकिन JD वैंस ने इसके अलावा जो कहा है उसने ट्रंप के दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने स्वीकार किया है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने ABC न्यूज से बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि पिछले हफ्ते ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद यूरेनियम का 400 किलोग्राम का भंडार गायब हो गया है। ये भी बताया है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से कम 10 परमाणु बमों का निर्माण हो सकता है।
हालांकि वेंस का ये दावा अपने ही राष्ट्रपति की बात को गलत साबित करता है, जिसमें वो कह चुके हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान संवर्धित यूरेनियम हमले से पहले हटा पाया होगा। पहले अमेरिका और फिर इजराइल दोनों ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए हमला किया, लेकिन अमेरिकी बमबारी ईरान के सबसे बड़े परमाणु ठिकाने को ध्वस्त करने में कामयाब रही या नहीं, ये सवालों में है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ईरान ने हमलों से पहले कितना संवर्धित यूरेनियम ट्रांसफर कर लिया होगा, इसका सटीक अनुमान जानकारी मिलने में महीनों लग सकते हैं। रूस और चीन अमेरिका पर भड़के हुए हैं तो इजराइल मिशन पर है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने ईरान के अंदर अपना काम शुरू कर दिया है। युद्ध विराम के बाद अब मोसाद के जासूसों का ध्यान ईरान के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है। न्यूक्लियर स्टॉक और तकनीक। मोसाद की प्राथमिकता ये पता लगाना है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम आखिर कहां गया। वो फोडो, नतांज और इस्फहान जैसी परमाणु साइट्स की क्षति का भी मूल्यांकन कर रहा है और ये जानने का प्रयास भी कर रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कितनी तेजी से फिर से खड़ा कर सकता है। दूसरा, IRGC की कमान और हथियार, मतलब जनरल इस्माइल खानी के जिंदा बचने के बाद अब मोसाद ईरान की IRGC कुद्स फोर्स की नई लीडरशिप को समझने में लगा हुआ है। तीसरा, जासूसी नेटवर्क और काउंटर इंटेलिजेंस, मतलब मोसाद ईरान में अपने नेटवर्क को बनाए रखने और विस्तार देने का प्रयास कर रहा है, विशेषकर ऐसे समय में जब तेहरान में मोसाद एजेंट्स की गिरफ्तारी हुई है। मोसाद की चिंता अपने संपर्कों को सुरक्षित रखने की भी है और इस उद्देश्य से वो ईरान में एक्शन कर रही एजेंसियों की जानकारी भी जुटा रहा है। मोसाद की नजर ईरान के सत्ता के गलियारों पर भी है। राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर सुरक्षा परिषद तक कौन निर्णय ले रहा है, कौन से निर्णय रणनीतिक हैं और अमेरिका इजराइल हमलों के जवाब में ईरान की भविष्य की नीति क्या होगी, इस पर भी इजराइल गहन निगरानी रख रहा है। अब इस तरह से इजराइल ने अपना ऑपरेशन ईरान में अभी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल ने ये युद्ध विराम ज़रूर किया है, लेकिन वो हल्के में ईरान को बिल्कुल नहीं ले रहा है और ईरान के अंदर अपने जासूसों के द्वारा इजराइल के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है उसके पल पल की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है। उसके जासूस, हालांकि उसके जासूस मारे भी जा रहे हैं। ईरान कई सारे जासूसों को पकड़ रहा है और सैकड़ों जासूसों को उसने पकड़ा है, लिस्ट बनाई और जिन्हें वो सीधे फांसी पर लटका रहा है। लेकिन ईरान में क्या हो रहा है? क्या खामेनेई को हटाने का कोई वहां पर माहौल बनता दिखाई दे रहा है? ईरान में क्या खामेनेई ही सत्ता चला रहे हैं? ईरान में फिर से परमाणु संयंत्रों को शुरू करने की क्या योजना है? भविष्य में वो क्या योजना पर काम कर रहा है? तो क्या फिर से परमाणु बम बनाने की दिशा में ईरान आगे बढ़ेगा, खड़ा होगा? भविष्य में उसकी नीति क्या है? जो निर्णय सरकारी और जो निर्णय राजनीतिक तौर पर लिए जा रहे हैं उससे इजराइल को कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्या इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान में कोई ऐसी विरोध की लहर तो नहीं चल रही है जिसमें इजराइल को फिर से रोकने के लिए या इजराइल पर हमले करने के लिए कोई रणनीति बन रही हो? तो ये जो इजराइल का मोसाद का मिशन है कि कोने कोने में ईरान में मोसाद के जासूसों को, मोसाद के एजेंट्स को फैलाया जाए और जो कुछ भी चल रहा है वहाँ पर राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर उसकी जानकारी हासिल की जाए। और इसमें इजराइल काफ़ी हद तक सफल भी होता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मोसाद की नज़र जो है वो ईरान के सत्ता गलियारे पर है। 400 किलो यूरेनियम कहाँ गया? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी ग्रुप की नई कमान कौन संभालेगा? क्या क्या हो सकता है? उसमें कौन है? कौन सा वो ऐसा नेता है जो अब ऐसा कर रहा है? काउंटर इंटेलिजेंस को लेकर भी इजराइल बहुत ज़्यादा सतर्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। मोसाद ईरान में अपने नेटवर्क को बनाए रखने और साथ साथ न सिर्फ बनाए रखने बल्कि वो न सिर्फ जासूसों को बचा रहा है बल्कि नेटवर्क को फैला रहा है, मतलब विस्तार देने का प्रयास भी कर रहा है। विशेषकर ऐसे समय में जब तेहरान को मोसाद एजेंटों की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल हुई है, अपने संपर्कों को सुरक्षित भी रख रहा है और इस उद्देश्य से वो ईरान में एक्शन की तैयारियां भी उनकी जानकारी भी जुटा रहा है। मोसाद की नज़र ईरान के सत्ता के गलियारों पर भी है। राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर सुरक्षा परिषद तक कौन क्या क्या निर्णय ले रहा है, क्या क्या बातचीत हो रही है, किस तरह की बैठकें हो रही हैं, वो भी ईरान लगातार परेशान है कि इजराइल उस पर नज़र रख रहा है। हालांकि मोसाद के जासूस ये काम ईरान में कर रहे हैं।
ईरान के परमाणु ठिकाने अमेरिकी कार्रवाई में तबाह हुए नहीं, इसका आकलन करना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, ये कहना है रूस का। रूस ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। रूस के अनुसार उसकी ईरान के मामले पर कड़ी नजर है। वहीं चीन ने भी कहा है कि अमेरिका के कारण ईरान का मामला बिगड़ा। ईरान के परमाणु संकट को बढ़ाने में अमेरिका का हाथ है, नुकसान का आकलन करना जल्दबाजी होगा, ये रूस ने कहा। और चीन ने भी यहां अमेरिका पर उंगली उठाई। ईरान के एटमी ठिकानों को लेकर बहस के बीच इजराइल ने धमकी दे दी। इजराइल के राजदूत ने आज तक की बातचीत में कहा कि अगर ईरान ने दोबारा परमाणु बॉम्ब या फिर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का प्रयास किया तो हम उसे सबक सिखाएंगे। मतलब इसका यह हुआ कि ईरान अब अगर अपने किसी भी परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, मतलब ये हुआ कि ईरान अगर बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है तो इजराइल को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और इजराइल साफ कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम हमला फिर से करेंगे। और ईरान के राजदूत ने आज तक से बातचीत में ये बात कही। We've bombed dozens of locations in which nuclear activity was taking place, including the headquarters of the Iran's nuclear authority. It is clear, Gaurav, that as long as this regime exists, they will try to continue to exterminate our state. And I'm very pessimistic that it will change their genocidal approach. However, not only that we have set back their military nuclear program, their ballistic program, but also we have the means and the penetration needed, both in intelligence, but also in terms of capabilities, military capabilities, to remove any additional attempt to sneak out to a nuclear bomb. वहां से चले। आइए हम आपको हमारे साथी, हमारे संवाददाता सुमित चौधरी के पास इस समय लिए चलते हैं। सुमित, इजरायली राजदूत का ये जो बयान है, क्या ईरान तो इस पर रुकेगा नहीं? वो तो मिसाइल भी बनाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाएगा और उसके अलावा परमाणु कार्यक्रम को भी जारी रखेगा। हम आपसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, जिन्हें लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उनकी ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। क्या है इसमें सुमित, आप हमें बताइए। फोर्दो, इस्फहान और नतांज की किस तरह की तस्वीरें सामने आई? देखिए बिल्कुल, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कई लोकेशन है जिनको जस्टिफाई किया गया, जिनको बताया गया कि आखिरकार सैटेलाइट इमेज में इनको कहाँ नुकसान। इस्फहान की आप बात कर लीजिए, ये सबसे पुराने आप कह सकते हैं न्यूक्लियर साइट में से एक थे। इसमें तस्वीरों में जो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें दिखाई देगा कि इसके कई लोकेशंस पर टारगेट किया गया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट की मौजूदगी हमेशा रही है, सबसे बड़े बेसिस में था। अब इन लोकेशंस को इनको आइडेंटिफाई किया गया, इनको बताया गया कि आखिरकार कैसे इनके जो अलग अलग लोकेशंस में नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान इस बात को नकारता है। ईरान ने कहा कि हमें कोई मेजर लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें पता लगता है कि नुकसान हुआ है और कई जगहों पर आप कह सकते हैं कि अंडर सरफेस भी नुकसान हुआ है, लेकिन सिर्फ तस्वीरों में, सैटेलाइट तस्वीरों में ऊपरी नुकसान नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है सईद की नुकसान ईरान के इन मल्टीपल लोकेशंस पे हुआ है। बहुत धन्यवाद सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इन साइट्स पर नुकसान हुआ है और ये मल्टीपल साइट्स पर नुकसान यहां पर हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जहां ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर करवाकर शांति लौटने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके सहयोगी परमाणु युद्ध की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी हमने आपको बताया कि कैसे अगर नेटो ने युद्ध की तैयारी में की तो अमेरिका को कैसे फ़ायदा होगा। हम ये बात आपसे ज़रूर करेंगे, इससे जुड़ी खबर भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से इजराइल मोसाद के द्वारा अभी भी ईरान में अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है और ईरान में जो कुछ भी चल रहा है रणनीतिक तौर पर उसकी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है। उसके जासूस एक्टिव हैं, हालांकि उसके जासूस पकड़े भी जा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में इजराइल के जासूस, मोसाद के जो जासूस हैं वो ईरान में पकड़े जा रहे हैं, उन्हें फांसी तक दी जा रही है। लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये भी कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान घुटनों पर आया है। ये बात ट्रंप ने नीदरलैंड्स के हेग में कही, जहां पर नेटो की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। ट्रंप एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देशों को डांट भी रहे हैं, नेटो में अधिक पैसा देने को कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये शांतिकाल है या फिर किसी नए युद्ध की तैयारी।
यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही स्थिति में अमेरिका और ट्रंप का फायदा है। अगर ईरान की तरह ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में सीजफायर करवा दिया, भले ही इसकी संभावना कम हो, फिर भी अगर ऐसा हो गया मान लीजिए, तो ट्रंप का सपना पूरा होगा जो शांति का नोबेल पुरस्कार जीतना है। वहीं अगर यूरोपीय देश ट्रंप की धमकी के बाद रक्षा बजट बढ़ा देते हैं तो फिर अमेरिकी हथियार बिकेंगे, सारा पैसा अमेरिका को मिलेगा। मतलब शांति हो या युद्ध, दोनों हाथों में अमेरिका के लड्डू। क्या इजराइल और ईरान के बाद दुनिया सबसे बड़े युद्ध की गवाह बनने जा रही है? क्या यूक्रेन के बाद अब पुतिन नाटो देशों पर भी हमला करने जा रहे हैं? क्या पुतिन एटमी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? रूस नाटो जंग का क्या अंजाम होगा? यूक्रेन के बाद रूस की सेनाओं का निशाना क्या अब नाटो देश बन रहे हैं? क्या पुतिन जंग को विस्तार देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? इन सवालों के इर्द गिर्द ही नाटो की यह अहम बैठक हो रही है, जिसमें रूस नाटो देशों पर हमले को लेकर कमर कस रहा है। यूरोपीय देशों के लिए खुशी की बात यह है कि नाटो से बाहर निकलने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदले हुए हैं। नाटो को लेकर ट्रंप क्यों बदल गए? उससे पहले बात नाटो देशों पर रूस के संभावित हमले के खतरे को लेकर, जिसकी चेतावनी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नीदरलैंड के द हेग शहर में दी है। रूस को लेकर ऐसी ही धमकी नाटो के महासचिव भी दे चुके हैं। मार्क रट ने दावा किया कि रूस अगले 5 साल में नाटो देशों को निशाना बना सकता है। इसलिए नाटो के सभी सदस्यों को अपना रक्षा बजट अपने जीडीपी का 5% तक कर लेना चाहिए। रूस के इसी खतरे से निपटने के लिए नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को आर्थिक मदद बढ़ा दी गई है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक को इतिहास की सबसे अहम बैठकों में एक माना जा रहा है। यह ऐसे समय हो रही है जब मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल जंग का 12 दिनों बाद सीज फायर हुआ है। इस बार की बैठक का एजेंडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग से जुड़ा हुआ है। ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय देश नाटो के रक्षा खर्च में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है और जीडीपी का केवल 2%। नाटो में चल रहे मतभेदों के बीच महासचिव मार्क रूटे ने एक नया प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सदस्य देशों को अपनी जीडीपी का 3.5% सेना और हथियार पर खर्च करना पड़ेगा और 1.5% ऐसे कामों पर जो डिफेंस से जुड़ा हो। इससे नाटो का रक्षा बजट बढ़कर 146 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। नाटो ने ऐसा ट्रंप की नाराजगी दूर करने के लिए किया है, जिससे ट्रंप के सुरों में बदलाव आया। नाटो देश अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि रूस के खिलाफ अमेरिका ही सुरक्षा की गारंटी है। यूके और फ्रांस जैसे नाटो सदस्य देशों के पास 500 एटमी हथियार हैं, जबकि अकेले रूस के पास 6000। अगर अमेरिका नाटो से बाहर चला गया तो गठबंधन को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को नए सिरे से आकार देना होगा। रूस से मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। ट्रंप को खुश करके नाटो देशों की कोशिश यूक्रेन पर उनकी नाराजगी दूर करना है। ट्रंप ने जिस तरह से जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में बेइज्जती की थी, उसे नाटो देशों को सख्ते में डाल दिया था। लेकिन अब उनकी कोशिश ट्रंप को मनाने की है, ताकि ट्रंप यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने में आनाकानी ना करे। इस तरह नाटो रूस से सीधी जंग की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए उसने अपना खजाना भी खोल दिया है। नेटो देश अमेरिका पर निर्भर हैं। ट्रंप का जलवा यह है कि जेलेंस्की भी इस बार सूट पहनकर आए। पिछली बार जब जेलेंस्की उनसे मिले थे तो सूट में नहीं मिले थे, इसे लेकर प्रश्न उठे थे। जेलेंस्की गुस्सा भी हुए, लेकिन इस बार जब ट्रंप से जेलेंस्की मिल रहे हैं तो सूट पहनकर आए हैं। दोनों तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने। प्रणव उपाध्याय हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, एक तो नेटो देशों को लेकर ट्रंप की ये पॉलिसी क्या कहती है, और सूट और टी शर्ट, इसका क्या मतलब?
देखिए, अगर सईद मैं कहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की किताब के अंदर यही लिखा हुआ है कि न खाता न बही, जो ट्रंप कहें सो सही। वही सही। तो वो उसी अंदाज के अंदर चलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करने का खामियाजा क्या हो सकता है, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने कहाँ यू टर्न लेना पड़ा, वो भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि इस बार मौका भी है, दस्तूर भी है। वो ट्रंप के सामने कहीं भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि एक अनावश्यक एक विवाद खड़ा हो। जहाँ तक नेटो को लेकर पॉलिसी की बात है, सईद आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेटो की यदि तुलना यदि किसी ट्रेन से की जाए तो उसके अंदर 30 से ज्यादा डब्बे हैं, लेकिन इंजन एक ही है, वो है अमेरिका, जो कि 15% से ज्यादा अपनी जीडीपी जो है उसकी स्पेंडिंग के लिए जिम्मेदार है, उसके खर्चों के लिए जिम्मेदार है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल से लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि भाई मुद्दा यूरोप की सिक्योरिटी का है, तो क्यों ना यूरोप खर्चा करे इसके अंदर, हम अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा इसमें क्यों झोंकें। और उसके बाद रूस यूक्रेन की जंग के बाद अब यूरोप को भी ऐसा लगता है कि दुनिया जितनी फ्रेजाइल स्थिति के अंदर है, जितने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, उसमें किसी एक की जो डोनेशन है या किसी एक के खर्चे के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। यही वजह है कि जी, जी, बिल्कुल, जो ठीक है। यूरोप के तमाम बड़े मुल्क हैं, उन्होंने तय किया है कि अब वो स्पेंडिंग बढ़ाएंगे नेटो के अंदर। बिल्कुल प्रणय, कुछ देर और रही है हमारे साथ और बात आपसे करेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता रहेंगे। उधर ट्रंप जहां ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवाकर शांति लौटने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके सहयोगी परमाणु युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। अभी हमने आपको बताया कि कैसे अगर नेटो ने युद्ध की तैयारी की तो अमेरिका को फायदा होगा। इससे जुड़ी बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। 1990 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने हवाई ड्रॉप किए जाने वाले परमाणु हथियारों को समाप्त कर दिया था, लेकिन अब ब्रिटेन परमाणु बॉम्ब ले जाने में सक्षम 12 अमेरिकी F-35A लड़ाकू विमान खरीदेगा। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अमेरिकी परमाणु हथियारों से लैस हो सकते हैं। ब्रिटेन इसे खरीद कर यह संदेश देना चाहता है कि वो अपनी और यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। प्रश्न ये भी है कि ब्रिटेन परमाणु युद्ध की तैयारी आखिर क्यों कर रहा है, क्यों F-35A खरीद रहा है? इसका कारण रूस है, जो बार बार ब्रिटेन समेत नेटो देशों को निशाना बनाने की धमकी देता रहता है और इसीलिए अपनी निर्भरता अमेरिका पर खत्म या कम करके वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यूरोपीय देश जहां ट्रंप के कहने पर अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, तो वहीं नेटो के चीफ उन्हें डैडी कह रहे हैं। आखिर नेटो के चीफ ने ट्रंप को डैडी क्यों कहा, देखिए। नेटो के सदस्य देश लिथुआनिया ने घोषणा की है कि वो $1.2 बिलियन की रक्षा योजना के तहत रूस के साथ अपनी सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछाएगा, क्योंकि इस बात की आशंका बढ़ रही है कि राष्ट्रपति पुतिन अपने युद्ध को यूक्रेन से आगे तक ले जाना चाहते हैं। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सुमित, इस बात की कितनी संभावना और किस तरह से लिथुआनिया अब रूस पर यह आरोप लगा रहा है? देखिए, वैसे इसकी संभावना बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रबल है सईद, क्योंकि अगर मैं आपको नक्शे में समझाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि आखिरकार लिथुआनिया का ऐसा दावा क्यों है। अगर आप देखें, ये है पूरा का पूरा इलाका रूस, ये है बेलारूस और ये है यूक्रेन का इलाका। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके साथ लिथुआनिया ने क्या है कि वो जो बाल्टिक डिफेंस लाइन बनाना चाहता है, वो लाइन यहाँ से लेकर आगे फिनलैंड तक जाती है। करीब करीब 700 से 900 किलोमीटर की लाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर एस्पेक्ट देखें, ये है स्वाल्की कॉरिडोर, यानी जो दो रेड लाइन के एरो के बीच में आपको नजर आ रहा है, ये 64 किलोमीटर का जो एक कॉरिडोर है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर ये रूस ने कभी भी काट दिया तो ये कैलिंगराद का बेस है, जो रूस का हेवीली डिप्लॉयड नेवल बेस भी है। यहाँ पर S-400 से लेकर न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी रहते हैं। ये काट दिया तो फिर आप नेटो देशों से या फिर यूरोप के देशों से इन तीनों बाल्टिक स्टेट्स को काट देंगे और खतरा फिर फिनलैंड पर भी आएगा और आगे भी जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये स्ट्रैटेजी इसलिए है कि कभी भी रूस ये एक्शन ले सकता है और इसमें बेलारूस का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि अगर रूस को आगे अभी कभी भी जंग बढ़ानी पड़ी, पोलैंड को बाल्टिक स्टेटों से काटना पड़ा या फिर फिनलैंड या फिर लताविया, एस्टोनिया, इन सभी स्टेट्स पर अपने कैप्चर करना पड़ा या फिर एक्शन करना पड़ा, तो ये एक्शंस इसलिए आप कह सकते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस लिथुआनिया की तरफ से लिए जा रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं बाल्टिक स्टेट्स की तरफ से लिए जा रहे हैं। सुमित, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता थे और हम इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये कदम रूस के साथ अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए लिथुआनिया द्वारा उठाए गए उपायों की श्रृंखला में नवीनतम सबसे नया कदम है। पिछले वर्ष आपको हम बता दें, रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसने रूस के साथ
अपनी सीमा के पास एक पुल के सामने एंटी टैंक कंक्रीट पिरामिड बना दिए हैं, जिन्हें ड्रैगन के दांत के रूप में जाना जाता है, जो अधिक प्रभावी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम के हिस्से के रूप में हैं। लिथुआनिया के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में यह भी कहा कि वो अगले दशक में सैन्य प्रतिगतिशीलता परियोजनाओं के लिए लगभग 1.1 बिलियन यूरो यानी कि $1.2 बिलियन आवंटित करेगा। मॉस्को ने कीव को सैन्य सहायता, हथियार मुहैया कराकर गठबंधन पर युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया है। रूसी अधिकारी नियमित रूप से इस संभावना को सामने रखते हैं कि यूक्रेन को सहायता मुहैया कराने के जवाब में उनका देश नेटो सदस्य देशों पर हमला कर सकता है। लिथुआनिया सबसे नजदीक। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका में बैठक होगी। यह महत्वपूर्ण खबर है। अगर ईरान और अमेरिका में बैठक होगी तो वो बैठक किस लिए होगी, क्यों होगी, क्या बैठक करने जा रहे हैं? अमेरिका और ईरान की बैठक का मुद्दा क्या होगा? ये लोग क्या बैठक करने जा रहे हैं? अब ये बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण बैठक होगी। और ये बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कि अगले हफ्ते हम ईरान के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। और आइए अब हमारे देश की खबरों पर लौटते हैं। खबरदार करता हमारा ये प्रश्न अब ये है कि क्या अब हमारे देश में हर साल हर वर्ष करोड़ों लोग जो हवाई सफ़र करते हैं उनकी जान से खिलवाड़ हवाई कंपनियां कर रही हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल के कारण यह है कि हमारे देश में हवाई सेवा पर निगरानी रखने वाली सरकारी एजेंसी DGCA की जांच रिपोर्ट है। क्या है इस जांच रिपोर्ट में, क्या सामने आया है? DGCA की रिपोर्ट कहती है कि कई सारी कमियां खामियां हमारे देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर देखी गई हैं। मतलब जैसे एयरपोर्ट पर पिछले 3 वर्षों से ऑब्स्ट्रक्शन लिमिटेशन डेटा अपडेट नहीं है। मतलब यह हुआ कि रनवे के आसपास कोई ऊंची इमारत या अन्य रुकावट को लेकर सावधानी नहीं बरती जा रही है हमारे देश में। देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं। दूसरा, घिसे टायर के साथ घरेलू उड़ानें चल रही हैं। ये बेहद गंभीर है। आज एक उड़ान को रोका गया, अचानक से पता चला कि विमान के टायर घिसे हुए हैं। तीसरा, एयरपोर्ट पर रनवे पर मौजूद सेंटर लाइन मार्किंग फीकी पड़ चुकी है, जिससे विमान को लैंडिंग के समय दिशा भटकने का खतरा रहता है। उसे डार्क नहीं किया गया है, उस पर फिर से रंगाई पुताई नहीं की गई। चौथा, एयरक्राफ्ट सिस्टम की कमियों को लॉगबुक में दर्ज नहीं किया जा रहा है। जो कमी आती है उसे लॉगबुक में दर्ज नहीं किया जाता, मतलब लिखा नहीं जाता है। विमान के मेंटेनेंस के दौरान वर्क ऑर्डर का पालन नहीं किया गया। ये इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे इस तरह की गलतियां, कमियां DGCA को तब एयरपोर्ट पर दिखी हैं जब 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए जाती एयर इंडिया की उड़ान के क्रैश होने के बाद एक यात्री छोड़ सभी की जान चली गई थी। आप बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं। और DGCA ने टीम बनाकर हर एयरपोर्ट पर जांच हर विमान की शुरू कर दी और अब हर जगह से हमें इस तरह की कमियां मिल रही हैं। मतलब ये हुआ कि जनता की जान का जितना ध्यान रखना चाहिए नहीं रखा जाता। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला विमान क्रैश क्यों हुआ? 13 दिन बाद भी वजह सामने नहीं आ पाई। इस बीच दिल्ली से लेकर मुंबई तक के एयरपोर्ट समेत देश के कई एयरपोर्ट पर हवाई सेवा की जांच जब DGCA की टीम ने की तो भारत में हवाई यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर खबरदार करती जानकारी सामने आई, जो कहती है कि घिसे हुए टायर के साथ विमान घरेलू उड़ान भर रहे हैं। DGCA ने जांच में पाया कि एक एयरपोर्ट पर घरेलू फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, तभी विमानों के टायरों की बुरी स्थिति नजर आई। ये टायर घिसे हुए थे। इसे ठीक करने के बाद ही फिर रवाना किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि टायर घिसने की वजह से उड़ानों में देरी हो रही है। डोमेस्टिक फ्लाइट जो उड़ान भरने ही वाला था, उसके टायर इतने खराब थे कि उन टायर्स की वजह से उस विमान की उड़ान को वहीं रोका गया और विमान तभी उड़ान भर पाया जब उसकी मेंटेनेंस की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था। घिसे हुए टायर के साथ टेक ऑफ लैंडिंग का खतरा है, क्योंकि घिसे टायरों में ग्रिप कम हो जाती है। इससे विमान को रोकने के लिए ज्यादा दूरी की जरूरत पड़ने लगती है। अगर रनवे गीला हो तो घिसे टायर की वजह से विमान फिसल तक सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान बहुत ज्यादा लोड आने पर टायर फट सकते हैं और तब सोचिए क्या हालत होगी आम यात्रियों की।
अब याद करिए अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान को कि वो कैसे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल मेस की इमारत पर गिरा। ये हॉस्टल तो एयरपोर्ट से थोड़ा दूर था, लेकिन कई बार एयरपोर्ट के पास ही ऊंची इमारतों का बनना बड़े खतरे की घंटी होती है। अब डीजीसीए की जांच में ये पता चला कि एयरपोर्ट्स पर पिछले 3 साल में ऑब्स्ट्रक्शन लिमिटेड डेटा अपडेट तक नहीं हुआ। ऑब्स्ट्रक्शन लिमिटेशन यानी कि विमानों के उड़ान या लैंडिंग में जिन कंस्ट्रक्शंस की वजह से बाधा उत्पन्न होती है, उसको लेकर एक डेटा तैयार किया जाता है। इस एयरपोर्ट के आसपास पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, लेकिन पिछले 3 सालों से ऑब्स्ट्रक्शन लिमिटेशन का डेटा तक अपडेट नहीं किया गया था। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में किसी भी तरह की ऊंचाई वाली रुकावट जैसे इमारतें, टावर, पेड़, क्रेन जैसी चीजों की पूरी जानकारी और उसकी ऊंचाई का डेटा रखना जरूरी होता है। लेकिन डीजीसीए की जांच रिपोर्ट कह रही है कई एयरपोर्ट्स पर देश में ये डेटा अपडेट तक नहीं हुआ। एक एयरपोर्ट जिसका नाम नहीं बताया गया, वहां ये डेटा 3 साल से अपडेट नहीं था, जबकि एरोड्रम के आसपास नए निर्माण हो चुके थे, जिसकी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त खतरे का डर अब भी बना हुआ है। सोचिए तमाम विमान कंपनियां जो सीट चुनने तक का जनता से मोटा पैसा लेती हैं, वो और एयरपोर्ट्स आम आदमी की जान को कितना खतरे में डालकर सफर करा रहे हैं। डीजीसीए की जांच में यह भी सामने आया है कि एयरक्राफ्ट सिस्टम की खामियों को लॉग बुक में दर्ज तक नहीं किया जा रहा। एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें जहाज के मेंटेनेंस सिस्टम से जो डिफेक्ट रिपोर्ट जनरेट होता है, यानी कि विमान के अंदर क्या क्या खामियां हैं, उन डिफेक्ट्स तक को लॉकशीट के अंदर दर्ज नहीं किया जा रहा था। यहां तक कि एक एयरपोर्ट पर जांच के दौरान रनवे पर सेंटर लाइन मार्किंग फीकी पड़ी मिली। रनवे के बीचों बीच बनी एक सफेद डॉटेड लाइन इस तरह की होती है। ये पायलट को बताती है कि रनवे का सेंटर कहां है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय यही लाइन दिशा पकड़ने में मदद करती है, और यही अगर फीकी होगी तो विमान के रनवे से फिसलने या बाहर जाने का खतरा तक बढ़ जाता है। जिन एयरपोर्ट्स पे ये खामियां पाई गई हैं, वहां पे कंसर्न्ड अथॉरिटीज और स्टेक होल्डर्स को ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर इन खामियों को ठीक कर लिया जाए। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली, जहां सरकार बने हुए 125 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक महिलाओं को सम्मान राशि देने का वादा दिल्ली सरकार यानी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरा नहीं किया है। लेकिन धर्म की राह पर मुफ्त की नई रेखा गुप्ता ने खींच दी। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने कहा है, उनकी सरकार ने कहा है कि अब हर कांवड़ शिविर को 1200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अब ओवैसी की पार्टी के नेता पूछने लगे हैं कि फिर मुहर्रम पर भी बिजली फ्री देंगे क्या। दिल्ली सरकार ने कहा है कि ये योजना केवल कांवड़ शिविर के लिए है, मुहर्रम के लिए नहीं। सभी कांवड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी। क्यों नहीं कहते हैं कि रमज़ान के दिनों में भी मुसलमानों को उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। 1200 यूनिट तक का पूरा खर्चा जो है सरकार स्वयं वहन करेगी। मुहर्रम अभी आ रहा है, मैं समझता हूँ कि जो अभी जुलूस निकले उसमें भी इस तरह के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए। मुहर्रम पे देंगे भी नहीं। सारी सुविधाएं जो इन कांवड़ कैंपों को मिलनी चाहिए दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। आप नमाज, जुमे की नमाज अगर जरा सा बाहर लोग पढ़ लिए तो आप उस पर तमाशा करते हैं। सावन का महीना आने से पहले जून में सियासत बरसने लगी है। सावन के महीने में दिल्ली से लाखों कांवड़िए गुजरते हैं। दिल्ली में लगने वाले उन्हीं कांवड़ कैंप के लिए आया नया उजाला। फ्री सरकारी बिजली वाला ऐलान लेकर रेखा गुप्ता पूरी सरकार के साथ आई। जो डिमांड थी हमारी कांवड़ समितियों की बिजली, इस बार सरकार ने तय किया है कि ये सभी कांवड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी, और इसकी अपर लिमिट 1200 यूनिट रहेगी। क्योंकि हमने पूरा चेक करा लिया, पिछली बार जितने भी बड़े से बड़े कैंप भी लगे 1000 यूनिट से ज्यादा किसी की उपयोग में नहीं आई, तो हमने 1200 यूनिट तक का पूरा खर्चा जो है सरकार स्वयं वहन करेगी। बिजली पूरी तरीके से सरकार के द्वारा उन्हें दी जाएगी। मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति के तहत ये फैसला हुआ कि दिल्ली में कांवड़ शिविर फ्री सरकारी बिजली से जगमगाएंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि सिर्फ 1200 यूनिट फ्री बिजली ही कांवड़ शिविर को नहीं देंगे,
कांवड़ समितियों को 50,000 से 10 लाख तक का भुगतान भी किया जाएगा। कावड़ यात्रा जो है वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये हम सबका एक सेवा, समर्पण और सामाजिक सहभागिता का पर्व है और सरकार चाहती है कि सभी शिव भक्तों को दिल्ली में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। इसी के बाद ओवैसी की पार्टी के दिल्ली प्रमुख शोएब जमई सवाल उठाने लगे। अगर आप कावड़ यात्रियों की सुविधा की बात करते हैं, कैबिनेट में इस तरह की बात करते हैं, तो आधिकारिक रूप से क्यों नहीं कहते हैं कि रमज़ान के दिनों में भी मुसलमानों को उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए? यहाँ तो उल्टे यहाँ से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आप नमाज, जुमे की नमाज अगर जरा सा बाहर लोग पढ़ लिए तो आप उस पर तमाशा करते हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा जी से हमारी यही गुजारिश है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, आप दोनों पक्ष को साथ लेके चलें। अगर कांवड़ियों के लिए यहाँ से शिविर और तमाम राहतों की यहाँ से उनका अधिकार है और आप ये कर रहे हैं, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन दूसरे पक्ष के साथ अगर भेदभाव होता है रमज़ान के दिनों में, और मुहर्रम अभी आ रहा है, मैं समझता हूँ कि जो अभी जुलूस निकलेगा उसमें भी उस तरह के बेहतरीन इंतज़ाम होने चाहिए। जब ये बहस होने लगी कि कांवड़ यात्रा के लिए ही सुविधा क्यों नहीं वही मदद, वही सहभागिता की बात रमजान मुहर्रम में सरकार करती है, जवाब आया नहीं करेंगे। आप लोगों ने कांवड़ यात्रा पे 1200 यूनिट फ्री देने की बात कही, एआईएमएम जैसे पार्टीज इसको डिस्क्रिमिनेशन का नाम देके कह रहे हैं कि मुहर्रम पे तो नहीं, मुहर्रम पे देंगे भी नहीं। इसीलिए सवाल आया, सरकार क्या धर्म देखकर त्योहारों पर मदद का फैसला करती है? हर हर महादेव। जिस दिल्ली में कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद 8 मार्च से महिला सम्मान राशि 2,500 रुपए महीने दे दी जाएगी, वहां 125 दिन बाद भी योजना शुरू करने की प्रक्रिया वाली रेखा ही खींच रही है। दूसरी तरफ कांवड़ शिविरों को फ्री सरकारी बिजली की मदद का ऐलान हुआ। सवाल फ्री बिजली पर नहीं, सवाल कांवड़ यात्रियों के प्रति श्रद्धा पर नहीं, सवाल धर्म के नाम पर राजनीति का है। और इस बीच हमारे देश में नई बहस का करंट भी चढ़ने लगा है। सांसदों ने जजों के लिए कुछ विशेष नियम कानून बनाने की मांग की है। सांसदों की कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की मंगलवार को बैठक हुई। कई सांसदों ने मांग की है कि न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता को कानून बनाया जाना चाहिए। कई सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का मुद्दा भी उठाया। सांसदों ने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली में घर से कैश बरामद होने के बाद मामले में कोई एफआईआर दर्ज अब तक दर्ज क्यों नहीं की गई। सांसदों ने सुझाव दिया कि रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों के लिए 5 वर्ष का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक कोई भी सरकारी पद उत्तरदायित्व जजेस को नहीं मिलना चाहिए। कुछ सांसदों ने जजेस के रिश्तेदारों के एक ही कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर सवाल उठाए, यानी कि जज का कोई रिश्तेदार वकील नहीं हो सकता। मांग हुई कि न्यायाधीशों के परिजनों को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अगर रिश्तेदार जज है, रिश्तेदार ही केस लड़ रहा है, वो वकील है, तो आप सोचिए क्या जज उसकी बात नहीं सुनेगा, उसे फायदा नहीं पहुंचाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है, इस बीच बढ़ता जा रहा है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर से दिल्ली में कैश बरामद हुआ था, उन पर अब तक ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही कोई कार्रवाई की गई। जबकि ये बात हमारे पूरे देश में कई बार उठ चुकी है कि क्या जनता और जज के लिए नियम, कायदे, कानून अलग अलग होते हैं। जनता को छोटे छोटे अपराधों में जेल में ठूस दिया जाता है और जजेस को बड़े बड़े भ्रष्टाचार और अपराध के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। पिछले सप्ताह जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की जांच कर रहे पैनल की रिपोर्ट भी आ गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो साजिश के आरोप लगाए थे वो खारिज किए जाते हैं, मतलब वो आरोप गलत थे। दूसरा, जांच रिपोर्ट कह चुकी है कि नोट वाले भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं, अगर मिल चुके हैं तो एफआईआर दर्ज कीजिए, जेल में डालिए। कहा गया कि जज के निजी सचिव ने ही दमकल विभाग के लोगों को नोट के बारे में बाहर जानकारी देने से मना कर दिया था। एक और सबूत है, निजी सचिव ने ही कमरे में मिले जले नोटों को रिपोर्ट करने से भी मना कर दिया था। तो निजी सचिव पर भी एफआईआर दर्ज की जाए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। रिपोर्ट में ये तक कहा है कि जिस कमरे में आग लगी वहां से जले नोट के टुकड़े बाद में गायब कर दिए गए। तो ये कैसे हो गया? और घर के स्टोर रूम तक केवल जस्टिस वर्मा और उनके परिजनों की ही पहुंच थी। तो अगर वहां पर जस्टिस वर्मा और परिवार वाले ही जा सकते थे तो इतने सारे नोट कहां से आ गए? अच्छा, बावजूद इसके अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आप जानते हैं एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, जांच तक में कुछ नहीं हुआ। अब संसदीय समिति ने, यानी कि सांसदों ने न्याय विभाग से अगली बैठक तक के लिए जवाब मांगा है कि क्या मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध एफआईआर के लिए अपनी सहमति दी है। सीजेआई को भी यहां पर सांसदों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है।
दिल्ली में कांवड़ कैंप के लिए फंड है। उत्तर प्रदेश में भी जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने से लेकर विभिन्न दूसरी सुविधाओं के लिए फंड रहेगा। हमेशा रहता है, ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, सुविधा दी जानी चाहिए, सहूलियत का ध्यान रखा जाना चाहिए और बिल्कुल कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को जितनी सुविधाएं हो देनी चाहिए। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जल निगम के हजारों कर्मचारी 6-6 महीने तक अपने वेतन और पेंशन के लिए तड़पते हैं, तड़पाए जाते हैं, तो मिले खबरदार करके ये प्रश्न पूछना तब जरूरी हो जाता है कि क्या केवल धर्म की चिंता हमारी सरकारों को है? धर्म का पालन करने वाली जनता की चिंता हमारी सरकारों को नहीं है। इसी तरह से घूट घूट करके हम लोग जिंदा लाश के तरह जो है जीवित हैं। करीब 5 महीने से तनख्वाह वेतन नहीं मिल रहा है। पेंशन मिल नहीं रही, आप किराया ही देते रहिए आने जाने का। वेतन नहीं मिलता, हम बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते, बिजली का बिल नहीं जमा कर पाते। जिसने मकान बनाने का बैंक लोन लिया वो बैंक रोज दरवाजा खटखटाती, वो नहीं जमा कर पाते। किराए का मकान है, उसका किराया देना होता है, बच्चों की फीस है, माँ की बीमारियां हैं, राशन है, पानी है। लोग आके यहाँ रोते हैं। मैं क्या बताऊँ, बड़ी खराब हालत है। कभी दवा ले पाते, कभी नहीं ले पाते। हमारा स्वास्थ्य देखिए आप, दिन पर दिन गिरता जा रहा है। अगर आप इस वक्त आज तक देख रहे हैं तो फिर आज आपको जल निगम के 23,000 से ज्यादा कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों के हक में उत्तर प्रदेश सरकार को खबरदार करना है, जिनका वेतन और पेंशन 6 महीने से लटकाया गया है। वर्षों से वेतन 4 से 6 महीने लटका कर ही दिया जाता है। यूपी में जल निगम की सफेद चमचमाती इमारत के भीतर सरकारी उदासीनता का वो काला रंग छिपा है, जिसे आज खबरदार करके दूर करना जरूरी है। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव जल निगम में सुपरवाइजर बैजनाथ पांडे के घर पहुंचे। बैजनाथ इतना निराश हो चुके हैं, भगवान तक से कहते हैं भरोसा उठने लगा है। सैलरी हमारी पेंडिंग 6 महीने की है, जो आती है वो नवंबर की अभी पिछले महीने अप्रैल में मिली है। दिसंबर का अभी कोई उम्मीद नहीं है कि कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। और हम लोग परेशान ही नहीं, हम लोग इतना परेशान है कि कब हार्ट अटैक हो जाए। आदमी जो है कुछ भी हो सकता है। बच्चों की जो है पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, स्कूल से बच्चों को निकाला जा रहा है और दुकान से सामान लेने पर दुकान वाले सामान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जल निगम वालों को कुछ नहीं दिया जाएगा। इनकी जो है सरकारी होते हुए इन लोगों को तो सैलरी नहीं मिल रही है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जिस देश में पूर्व विधायक अगर सांसद बन जाए तो पूर्व विधायकी की पेंशन के साथ सांसदी वाला वेतन भत्ता भी हासिल कर सकता है, वहां बैजनाथ पांडे जैसे हजारों लोग उत्तर प्रदेश में हैं, जिन्हें जल निगम ने 6-6 महीने से ना तो वेतन दिया न पेंशन। छड़ी के सहारे चलकर आते ये ब्रिजेश कुमार हैं, जल निगम में टाइपिस्ट हैं। इन्हीं की जिंदगी को अब सरकार ने इस कदर हताशा के नाम टाइप कर दिया कि कर्ज लेकर इन्होंने अपना इलाज कराया, जीवन उधार के भरोसे। ब्रिजेश कुमार को बेटी की शादी करनी है। पूछते हैं, सरकारी जल निगम 6 महीने तक सैलरी नहीं देगा तो जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? कैसे कराए इलाज? लोन लेके फिर कराया है और उसको जो है जमा करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिलेगा जिससे उसे जमा करेंगे। अब किसी से मैनेज करते हैं, बच्चों से कभी ले लेते हैं, कभी जो है भाई साहब से ले लेते हैं, ऊपर दद्दा से किसी। हाँ, लेकिन बड़ी परेशानी होती है। किरण तिवारी 70 साल की हैं, 10 साल से रिटायर हैं। पति अब रहे नहीं, दावा और बेटी की शादी दोनों का इंतजाम करना चुनौती बन चुका है। 6 महीने बहुत मायने रखता है। छठे वेतनमान में आप सैलरी दे रहे हो, 6 पेंशन दे रहे हो, 6 महीने की पेंशन आपने नहीं दी, क्या करें हम, आप बताइए। अच्छा, अपने ही जो हमारे जल निगम के लोग हैं उन्हीं से तो हमारा व्यवहार है। जब उनको उनके पास, हमारे पास नहीं तो उनके पास भी नहीं, हम मांगने भी किससे जाएं? अगर मान लीजिए आप व्यवहार में किसी से 150 रुपए 2000 रुपए मांगना भी चाहे तो आप किससे मांगेंगे? आज तक नहीं इन कर्मचारियों का मुद्दा 2021 और 2022 में भी उठाया, फिर कर्मचारी परेशान हैं। आज तक से उम्मीद करते हैं कि इनके मुद्दे को सरकार के सामने रखा जाएगा। ऐसे हालात में ये साफ तौर से चाहते हैं कि कम से कम सरकार इनकी सुनवाई करे, जिससे कि इनको मदद मिल पाए, अन्यथा इनके परिवार जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे। आज तक हमारा एक ऐसा हिंदुस्तान का चैनल है कि जो केवल खबरिया नहीं है बल्कि लोगों की पीड़ाओं को कवर करता है, और हमारी पीड़ा 2 बार कवर हो चुकी है। एक बार 3 महीने की हमें सैलरी मिली इनके सहयोग से, एक बार 1 महीने की तुरंत मिली,
और आज हमें 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जल निगम के कर्मचारियों की क्या गलती है? क्या 5-6 महीने तक वेतन पेंशन न देना गैर कानूनी नहीं? जहां आप संविधान से मिले एक नागरिक के स्वतंत्रता से जीने के अधिकार पर बाधा पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो कर्मचारी ना तो ढंग से खा पा रहे, ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे, ना अपने परिजनों की दवा करा पा रहे, ना इलाज करा पा रहे। इसीलिए जरूरी है उत्तर प्रदेश सरकार जल निगम को ये निर्देश दे, हजारों कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बिना किसी देरी के तुरंत जारी किया जाए। और आज तक खबर दिखाता है तो फिर सरकारों को जागना पड़ता है। राजस्थान में ऐसा हुआ है। राजस्थान सरकार अब आज तक की खबर के बाद जाग गई है। उड़ान योजना के तहत महिलाओं को जो मुफ्त सैनिटरी पैड 9 महीने से देना राजस्थान की सरकार ने बंद कर दिया था, अब फिर से सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे। आज तक ने 20 जून को रिपोर्ट दिखाकर कहा था कि महिला सुरक्षा पर हवाबाई बात ना हो, मांग हो कि दोबारा से ये योजना शुरू की जाए, महिलाओं को सैनिटरी पैड्स दिए जाएं। और आज तक की खबर का असर हुआ, राजस्थान सरकार ये पैड्स सब देगी।